हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम सिंपल कंसेप्ट जो है सीख चुके हैं। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसमें अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो आज से आप लोगों को बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की हैबिट डालनी है। चलिए सर, तो बताएं आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने कहा चलिए पहले मैं आपको लिख के बताता हूं। हमारा जो टॉपिक था, इशू ऑफ शेयर्स। नाउ हम जो शेयर्स इशू करते हैं उस शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ₹10। नाउ कंपनी कैन issue share either at same face value or more than the face value। पहली बात जो सभी स्टूडेंट्स को लगती है, उनको लगता है कि सर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है और शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज है, तो कंपनी शेयर को 10 रुपीज पर ही इशू करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि शेयर्स कैन बी इशूड एट नंबर 1 पार वैल्यू। पार का मतलब होता है सेम एज फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। मतलब 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी 10 रुपए ही लेगी टोटल, तो उसे हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। या फिर कंपनी शेयर्स को इशू करेगी एट प्रीमियम, और मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयर्स प्रीमियम पर इशू होंगे। इसका मतलब एट मोर देन फेस वैल्यू। तो एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं कि भाई 10 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी इसको 12 रुपए पर इशू कर रही है। अब इसके पीछे रीजन होता है कि कंपनी क्यों ज्यादा प्राइस ले रही है, क्योंकि उसकी वजह है। अब वो समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और पब्लिक भी क्यों दे रही है, क्योंकि पब्लिक को पता है देना पड़ेगा, कंपनी गलत नहीं है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब 10 रुपए का शेयर है और कंपनी इसे 10 रुपए पर भी इशू कर सकती है। वो मैं लास्ट क्लास में डील कर चुका हूं। कंपनी इस शेयर को अगर 10 रुपए से ज्यादा पर इशू करती है तो हम इसे बोलते हैं प्रीमियम। ओके, नाउ नोट, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ प्राइस लेस देन इट्स फेस वैल्यू। कंपनी अपने शेयर्स को कभी भी लेसर वैल्यू पर इशू नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है देन इट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज को परमिशन थी कि चलो शेयर्स आप डिस्काउंट पर इशू कर दो, लेकिन अब लॉ ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। नाउ सेक्शन 54 अलाउज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स एम्प्लॉइज। आइए जी, जरा मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पर हमारी बुक डिस्कस कर रही है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। पहले हम उसको यहां पे बताते हैं। ये देखिए, यहां पर आप देखिए। ओके, यहां पे लिखा है कि सर टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स,
ये कौन सा पेज नंबर है? ये पेज नंबर है बुक का 21। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको पीछे कई बार ये बात बताई हुई है कि जब भी आप चैप्टर शुरू करते हैं इनिशियल 4-5 पेजेस को रख लीजिए ताकि वहां पर आप चैप्टर की समरी बना सकें। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी शेयर इशू किया जाता है तो लॉ कहती है कि कंपनी चाहे तो शेयर इशू कर सकती है एट पार, मतलब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे इशू करेगी। मतलब कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पर ही इशू होगा। पेमेंट भले आप इंस्टॉलमेंट में लीजिए या एक साथ ले लीजिए। दूसरा होता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि आपने शेयर को एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर इशू कर दिया। अगर 10 रुपीज का शेयर है तो मोर देन 10 रुपीज पे आपने इसको इशू कर दिया। तीसरा केस जो मैंने अभी आपको बताया वो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। यहां लिखा है कि सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अलाउ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी कि आप लेसर प्राइस पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 54 अलाउ करता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट व्हेन दे आर इशूड एज स्वीट इक्विटी शेयर्स। अब आप इसे स्वीट इक्विटी शेयर्स बुलाएं या स्वेट इक्विटी शेयर्स बुलाएं, जैसे मर्जी बुलाएं। बेसिकली ये शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इशू करती है। लॉ का यह कहना है कि जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, अगर आप उन्हें अपने शेयर दे देंगे तो उन्हें भी ऐसा फील होगा कि यार हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, हम भी कंपनी का एक पार्ट हैं, हम भी कंपनी के ऑनर हैं। अगर हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे, हमें फायदा होगा। समझा? लेट अस सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप काम करते हैं और सैलरी लेते हैं। आप सोचते हैं यार मैं दिन रात इस कंपनी के लिए मेहनत कर रहा हूं, एक दिन मेरी मेहनत की वजह से ये कंपनी एक बड़ी कंपनी बन जाएगी और मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो मैं जब कंपनी में आया था ये कंपनी छोटी थी, जब जा रहा हूं तो कितनी बड़ी हो गई, मुझे क्या मिला? तो लॉ ने इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि हाँ, एम्प्लॉयज में ये फीलिंग आए कि वो कंपनी का ही पार्ट है, तो कंपनियों का आप इनको शेयर दे दीजिए। एम्प्लॉय कह रहा है यार मैं गरीब आदमी, मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? तो लॉ ने कहा चलो इनको आप कम वैल्यू पे भी दे दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है सर। जहां तक बात है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार की, तो वो आप पहले से कर चुके हैं। आपने लास्ट क्लास में हमारे साथ इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार किया था। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, जहां तक इसकी बात है, ये आप हमारे साथ लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। सर 4, 5 ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है। नाउ तो यहां तक उन्होंने एंट्रीज बताई हैं और उसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बताई है। अब हमें पढ़ना है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ये हमारे लिए आज का नया पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम मीन्स शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ वैल्यू दैट इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। अब बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर शेयर इशू कर रही है तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। एग्जाम्पल भी दिया कि सपोज 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी और हमने 15 रुपीज पे इशू किया, तो प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हुआ, 5 रुपीज। अब इसकी अकाउंटिंग तो हम लोग करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है। एक एक करके उनको हम समझ लेते हैं। कंपनीज एक्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा, इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना है या फिर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों लगभग एक ही बातें हैं। तो कभी कभी हम लोग अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिख दें तो आप चिंता मत करना, बुक कोशिश करेगी कि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखे। दोनों बातें एक ही हैं।
नाउ सर अगर हमने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया, हाँ तो ये तो फायदा हो गया, बिल्कुल फायदा हो गया। सर वो जो फायदा हो गया वो फायदा मेरे P&L में जाएगा या मेरी बैलेंस शीट में जाएगा? तो बेटे मैं आपको बता दूं कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इट इज टू बी टेकन टू बैलेंस शीट। आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत डाल देना। आपको लगेगा कि सर ये हमारी इनकम है और इनकम को हम P&L में डाल देते हैं, नहीं, ये दरअसल आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट है। तो जो हमारी कैपिटल नेचर रिसीट्स होती है वो हमारी बैलेंस शीट में जाती है। तो प्रीमियम रिसीव्ड बीइंग अ कैपिटल रिसीट। अब क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे इसीलिए बेटे मैं आपको गहराई से ये बातें नोट करवा रहा हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए कि ये कैपिटल रिसीट है। इट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है सर, ये वाली बात तो हर कोई जानता है, इसमें कोई भी गलती नहीं करता। इट इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शो की जाती है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी तो पहली हेडिंग शेयर कैपिटल ली थी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहली आइटम जो आपके पास थी वो थी शेयर होल्डर्स फंड, उसमें पहली आइटम थी शेयर कैपिटल, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। उसके बाद जो सेकंड आइटम आती है वो होती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारी बुक कह रही है कि भाई जो आपकी मेन हेडिंग थी शेयर होल्डर्स फंड, उसमें एक सब हेडिंग थी रिजर्व एंड सरप्लस। इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ यहां पर आप सभी को एक बात समझनी है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछेंगे कि बताएं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहां पर नहीं यूज करना, तो वो ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए ये आपको रट लेना है। मतलब कि लॉ कह रहा है कि कपूर साहब बच्चों को बता दो, अगर 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए पर इशू किया तो वो जो 2 रुपए आपको मिले वो P&L में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से जाएंगे और बैलेंस शीट में आएंगे। अब जब वो बैलेंस शीट में आएंगे तो आप उनका इस्तेमाल केवल उन्हीं कामों में करोगे जिनके लिए आपको लॉ सेक्शन 52 में कह रहा है, और ये आपको याद कर लेने हैं। टोटल 5 यूजेस बताए गए हैं जहां पर आप इस रिजर्व का इस्तेमाल करोगे। अब हो सकता है वो 5 में से कुछ बातें अभी आपको समझ में ना आए तो रट लेना, ठीक है, जिद मत करना वरना बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इस बातों में। पहला फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले तो रिजर्व का यूज होगा फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। तो आप याद कर लीजिए, पहला वर्ड है फुल्ली पेड अप और दूसरा वर्ड है बोनस शेयर्स। एक वर्ड है फुली पेड और दूसरा वर्ड है आपका बोनस शेयर्स। तो ये दोनों होते क्या हैं? बोनस शेयर्स तो होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो अगर कंपनी अपने शेयर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, बदले में पैसे नहीं ले रही, तो ये नुकसान हो गया। अब याद ये रखना है कि जब वो आपसे एमसीक्यू पूछेगा तो कहीं एमसीक्यू में पार्टली पेड बोनस शेयर ना लिख दे, तो इसलिए आप ना इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे याद करेंगे कि कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, लेकिन एग्जामिनर होशियार हो सकता है, वो ऑप्शन में पार्टली पेड बोनस शेयर लिख देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फुल्ली पेड, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर अगर आपने किसी को दे दिया है मुफ्त में, तो इसका मतलब उसके 10 रुपए पूरे आपके पास आ गए, आप उससे दोबारा पैसा नहीं मांगोगे। दूसरा पॉइंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, इसका मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उससे पहले जो काम किया गया, रजिस्ट्रार को फीस दी गई, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया गया, और जो खर्चे किए गए कंपनी के बनने से पहले,
उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम आगे चल के राइट ऑफ कर सकते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से और उसके बाद P&L से। तो ये पॉइंट इजीली था, मतलब इजी था, आप समझ सकते थे। तीसरा है राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ या फिर कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिए अभी आप इश्यू ऑफ शेयर्स को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेंगे। आपने शेयर इशू किए, लेट अस सपोज शेयर इशू किए गए 100 करोड़ रुपीस के, तो क्या आपको लगता नहीं है कि शेयर इशू करने में खर्चा आएगा? हमने किसी बैंक को बुलाया, हमने कहा भाई हमें शेयर इशू करने हैं, पूरे हिंदुस्तान से पैसे आएंगे, तुम हमारी हेल्प कर दो ना। उन्होंने कहा कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम आपसे इसके ऊपर 2% की चार्जेस लेंगे। तो कंपनी के लिए तो ये नुकसान है। ये नुकसान लॉ कह रहा है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो, मतलब इसको खत्म कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑफ, कौन से एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज एक ब्रॉडर टर्म होती है, इसमें शेयर्स भी आते हैं और अदर सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। तो यानी अगर आपने कोई खर्चा किया है फॉर इशू ऑफ शेयर्स, अगर आपने कोई कमीशन दी है ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अगर आपने डिस्काउंट दिया है ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब आप कहेंगे सर डिस्काउंट कहां से आ गया? तो अभी पढ़ाया था, सेक्शन 54 में एक स्पेशल सिचुएशन थी जहां पर आप स्वीट इक्विटी शेयर्स को यूज करते हैं डिस्काउंट पे इशू करने के लिए। तो कंपनी इसको यूज कर सकती है सिक्योरिटीज प्रीमियम को फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस या फॉर राइटिंग ऑफ कमीशन या फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। कौन से एक्सपेंस, कौन सी कमीशन, कौन से डिस्काउंट जो कि आपको देने पड़े हों ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मीन शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। ओके, नाउ मैंने आपको यह भी बताया था कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। ये जो प्रेफरेंस होते हैं ये रिडीमेबल होते हैं। अब इनका रिडीमेबल ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम 20 इयर्स के अंदर होना चाहिए। तो हमने कंपनी से कहा कि आपने ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, मान लो 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर था, आज इसके रिडीम होने का टाइम आ गया है। तो कंपनी कोशिश करती है कि यार अगर किसी से 100 रुपए लिए हैं ना तो उसे वापस कर दो 105 रुपए। वो खुश हो जाएगा, वो गुण गाएगा कि बाजार में जाकर के अरे ये कंपनी इतनी अच्छी है, ये कंपनी इतनी अच्छी है, इसने मुझे 100 रुपए लिए थे लेकिन 105 रुपए रिटर्न किए हैं, तो ये मैंने रिटर्न पे 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। और जो रिटर्न पे हम 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मुझे सोच करके ये बता दो कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मतलब पैसा वापस किया, एक्स्ट्रा वापस किया, इससे कंपनी को फायदा है, नुकसान है? इससे कंपनी को फाइनेंशियल नुकसान है। गुडविल का जरूर फायदा है कि वो इंसान बाजार में जाकर के कंपनी के बारे में अच्छी बातें कह रहा है, लेकिन फिलहाल नुकसान है कि आपको 100 रुपए लिए थे और 105 लौटाने पड़ रहे हैं। ऐसा समझो आपने अपने दोस्त से कहा यार मुझे 1000 रुपए चाहिए, उसने दे दिए। जब आपने लौटाए तो आपने कहा ये ले भाई ये तेरे 1000 रुपए और 50 रुपए की ये ले तू पार्टी करना, तूने मेरी हेल्प की थी। तो वो दोस्त खुश हो जाएगा, अगली बार फिर आपको पैसे देगा। इसी तरह से जो रिटर्न हम एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है, और इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए ही तो लॉ कह रहा है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। सर कहां लिखा है ये देखो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। किस लिए? वो कह रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल। ये प्रीमियम इशू का नहीं है, पेमेंट का है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर्स अभी आपने पढ़ा नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं, और इसकी रिडेम्पशन आपके कोर्स में है नहीं। तो क्या हुआ, बात तो समझ में आ गई कि प्रेफरेंस कैपिटल हमेशा रिडीमेबल होती है। अगर हम उसको ज्यादा मनी पे रिडीम कर रहे हैं तो वो नुकसान हम यहां से राइट ऑफ कर सकते हैं। इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स विच इज नोन एज बायबैक। कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है।
उसको हम बोलते हैं बायबैक। तो अपने ही शेयर्स को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं। ओ, जब भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करेंगे, जब भी हम यूटिलाइज करेंगे, तो जानते हो हमारा रिजर्व रिड्यूस होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अगर मेरा रिजर्व रिड्यूस होगा तो मुझे बताओ अकाउंटिंग क्या कहती है? रिजर्व को जब यूज करते हो वो कम हो जाता है, तो डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो? जब हम यूटिलाइज करेंगे तो सर रिजर्व कम होगा। रिजर्व लायबिलिटी साइड की आइटम है, और याद रखना जब भी लायबिलिटीज कम होती हैं तो आपको डेबिट करनी पड़ती हैं। आपका रिजर्व कम हो रहा है तो आप डेबिट करोगे, मतलब आपको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब इन 5 केसेस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा और ये जो आइटम है ये क्रेडिट होगी। सर क्या हमने ये एंट्री सीखनी है? नहीं बेटे, सीखनी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पता चले नोट कर लो। ओके सर, आइए जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है समझ लिया, उसके यूज क्या होते हैं ये भी समझ लिए, लेकिन सर मेन मुद्दा तो हम तो इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री कर रहे थे, एंट्री कैसे होगी ये बताओ। आइए जी, अब आ गया मेन मुद्दा, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सबसे पहली बात लॉ ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा मनी जो आपको शेयर पे चाहिए मे बी कलेक्टेड बाय अ कंपनी। कंपनी उसे कलेक्ट कर सकती है आइदर या तो विद एप्लीकेशन मनी एंड ऑब्लिग और, मतलब और एंड दोनों बातें यूज कर रही है, विद अलॉटमेंट मनी और इवन विद वन और मोर ऑफ द कॉल मनी एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू। पहली बात को समझते हैं। सर शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10, कंपनी ने शेयर को इशू किया एट ₹14। हमने कहा कंपनी से ये तो बताओ पैसे कितने कितने देने हैं? उन्होंने कहा एप्लीकेशन पे देने हैं, अलॉटमेंट पे देने हैं, फर्स्ट कॉल पे देने हैं और सेकंड कॉल पे भी देने हैं। अब इसका क्या ब्रेकअप करना चाहते हो? जो मर्जी ब्रेकअप आप बना लो। तो सर इसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल और ये हो गया हमारा सेकंड कॉल। ठीक है, कंपनी ने कहा जी एप्लीकेशन पे दो रुपए, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2.50, सेकंड कॉल पे ₹2.50। तो मैंने कहा ये तो ₹10 हो गए। आपने तो कहा था इशू ₹14 पे है, इसका मतलब मुझे ₹4 एक्स्ट्रा देने हैं। तो देखो इस ₹4 को कंपनी कैसे भी मंगवाए, लॉ कह रहा है चाहे तो कंपनी ये ₹4 एप्लीकेशन के साथ मंगवा ले, ठीक है, या फिर लॉ ये कह रहा है कि एप्लीकेशन पे ना मंगवाए, अलॉटमेंट पे मंगवा ले, या फिर लॉ ये कहता है कि ना यहां मंगवाए ना यहां मंगवाए, वो चाहे तो यहां मंगवा ले या फिर वो चाहे तो यहां मंगवा ले। यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का मनी आप एप्लीकेशन पे भी मंगवा सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी मंगवा सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे भी मंगवा सकते हैं, सेकंड कॉल पे भी मंगवा सकते हैं। या फिर लॉ यहां पर कहता है कपूर साहब अगर कंपनी की मर्जी है कि हमें ऐसे नहीं चाहिए तो कंपनी ऐसे भी कर सकती है कि ₹2 एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, ₹2 अलॉटमेंट पे मंगवा लिए। कह रहे जी कंपनी की मर्जी है। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ऐसे भी नहीं चाहती, कंपनी चाहती है ₹1 यहां, ₹1 यहां, ₹1 यहां और ₹1 यहां, तो लॉ कहता है ऐसे भी चलेगा। अब आप पढ़िए, प्रीमियम ऑन शेयर्स में बी कलेक्टेड बाय कंपनी आइदर, यानी कि पूरा का पूरा पैसा या तो एप्लीकेशन मनी पे मंगवा ले या वो कुछ एप्लीकेशन में मंगवा ले, साथ में अलॉटमेंट पे कुछ मंगवा ले, या सारा अलॉटमेंट पे मंगवा ले या सारा कॉल पे मंगवा ले, ये कंपनी की मर्जी है। अच्छा इसका मतलब एप्लीकेशन मनी कहीं भी आ सकता है। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एज टू वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड, इट इज एज्यूम्ड, ऐसा माना जाएगा कि प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है विद द अलॉटमेंट मनी। तो कभी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे और क्वेश्चन के अंदर ऑथर कह रहा है कि भाई हमने लिखा ही नहीं कि प्रीमियम कब देना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपने मान लेना है कि ये अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है सर, अब आइए जी,
अभी आपको मेरे साथ साथ बस आंसर देना है। ये बताओ एप्लीकेशन स्टेज की कितनी एंट्रीज होती हैं? 2 एंट्रीज होती हैं सर। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो, यही होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हालांकि मैंने आपको यह भी बताया था कि कभी हमें मनी यहां पे रिटर्न भी करना पड़ सकता है, लेकिन हम सिंपल केस रखते हैं कि यही है। फिर अलॉटमेंट हो तो अलॉटमेंट में भी सर हमारे पास 2 एंट्रीज होती हैं। अलॉटमेंट में पहली वाली एंट्री ड्यू की होती है और दूसरी एंट्री रिसीव की होती है। प्रोसेस उल्टा हो जाता है। यहां पर पहले हम अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं कि भाई मैंने पैसे लेने हैं आपसे कैपिटल के नाम के, और फिर हम इस मनी को रिसीव कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हां तो सर ये बात तो हम जानते थे, दोबारा क्यों बताई? अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया भाई साहब सिक्योरिटीज प्रीमियम। हां सर, क्या मैं कह सकता हूं कि यह कंपनी की इनकम है? डेफिनेटली सर, 10 रुपए के शेयर के बदले में आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, इनकम है। क्या मैं कह सकता हूं इनकम हमेशा क्रेडिट होती है? लो सर, कैसी बातें करते हो? तो अकाउंट्स का रूल है कि इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इसमें कोई पूछने की बात थी क्या? सर ये इनकम है, ये क्रेडिट होगी। बिल्कुल ठीक। नाउ अगर क्वेश्चन कहता है कि ये प्रीमियम आपको एप्लीकेशन के साथ देना है, तो इसका मतलब इनकम मुझे एप्लीकेशन में मिल रही है। हां, तो जब एप्लीकेशन में मिल रही है तो मैं इसको कहां पर क्रेडिट करूं? ठीक है, तो सर मैं पहली वाली एंट्री में क्रेडिट करूं या दूसरी वाली एंट्री में क्रेडिट करूं? तो बेटे मेरी बात सुनो, हम इसे पहली एंट्री में क्रेडिट नहीं करेंगे, हम इसे दूसरी वाली एंट्री में क्रेडिट करेंगे। यानी यहां पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, पहली एंट्री में क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बुक से भी रीड करवा देता हूं, ठीक है, और फिर आपको समझा भी देता हूं। मेरी बात ध्यान समझना। हमारी पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया मैंने अभी शेयर उनको दिए ही नहीं है, अभी वो लोग मेरे लिए अनजान है। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मेरी पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन क्यों बन रही है, वो बैंक टू शेयर कैपिटल क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। हो सकता है उनको शेयर इशू हो सकता है उनको शेयर इशू ना हो सकता है उनका मनी वापिस हो जाए। यानी पहली एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट नहीं हो सकता। दूसरी एंट्री में जब मैंने शेयर उनको अलॉट कर दिए तो कंफर्म हो गया कि भाई अगर जो मेरे पास पैसा आया हुआ है उनका, अगर वो कैपिटल का है तो कैपिटल में डाल दो, प्रीमियम का है तो प्रीमियम में डाल दो। सर प्रीमियम को क्यों क्रेडिट किया? इनकम थी। नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बुक ये यूज कर रही है तो हम भी ये यूज करेंगे। ठीक है सर। नाउ अब सर अब आ गई मेरे पास अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रीमियम मनी अलॉटमेंट में पे होगा तो मेरे को ये वाली इनकम अलॉटमेंट पे भी क्रेडिट करनी है। तो अलॉटमेंट में मैं इसको कहां पर क्रेडिट करूं? देखिए, मैं इसको अलॉटमेंट में यहां पर क्रेडिट करूंगा जो हमारी ड्यू की एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर यानी कि आप जब पहली वाली एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, तब आप प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं कैपिटल के साथ। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से जब मैं कॉल की पहली एंट्री करूंगा तो वहां पर भी मैं प्रीमियम को कैपिटल के साथ में क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो सर हम एक ऐसा रूल याद रख लें कि जब कैपिटल में मनी जाएगा तभी हम प्रीमियम में डाल देंगे। बिल्कुल ठीक। नाउ अब आप यहां पे देखिए, जब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास कर रही है बुक, तो वो कह रही है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि मुझे पता है कि अब मैंने किससे पैसे लेने हैं, तो मैं उसको एप्लीकेशन में चिट्ठी लिख के बोल दूंगा कि भैया तेरे को कैपिटल में अलॉटमेंट के पैसे देने हैं और साथ में प्रीमियम के भी पैसे भेजने हैं। तो मैंने यहां पर उसको लिख लिया। नाउ अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट। सर यहां पर देखिए कॉल इन एरियर क्यों बीच में आ गया? आपने जो एंट्री बताई थी, आपने बताई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल ठीक, मैंने आपको यही एंट्री बताई है। सर लेकिन बुक ने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो सर ये नया बीच में क्या आ गया? तो देखिए हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि देखो जर्नल एंट्री करने के लिए लॉ आपको कुछ मजबूर नहीं कर रहा, यानी आपके पास मर्जी है आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कॉल्स इन एरियर के साथ एंट्री करना चाहता हूं तो ये वाली एंट्री आप कर सकते हैं। अगर आप कॉल इन एरियर के साथ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल एंट्री कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर ये आपकी बात हम कैसे माने? मैंने कहा देखो यहां पे स्टार लगे हुए हैं, यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है यहां लिखा हुआ है कि जब कॉल इन एरियर अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हो तब ये एंट्री आती है। अगर आप इसे नहीं मेंटेन करना चाहते तो ये नहीं आएगी। यानी अकाउंटिंग के पास अपनी एक लीवरेज है कि भाई मैं इसको एंट्री को लाना चाहता हूं या नहीं लाना चाहता। ठीक है, अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में आप डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते थे, वहां पर अकाउंटिंग आपको एक लीवरेज देता है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना हो तो एंट्री ऐसे बनाना, नहीं मेंटेन करना हो तो ऐसे बनाना। तो ये हमारी मर्जी रहेगी कि हम कॉल इन एरियर को यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कॉल इन एरियर को ना यूज करें तो सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं यूज किया। ठीक है, पर मैं आपको बता दूंगा कि आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, पर अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है। सर इसी तरह से अगर कॉल की एंट्री होगी और प्रीमियम अगर कॉल पे आ रहा है तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट। और अगर कॉल इन एरियर को इंट्रोड्यूस करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक एंट्री के अंदर एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, कॉल में प्रीमियम जबरदस्ती आएगा। क्वेश्चन बताएगा तो आएगा, जहां बताएगा वहां आएगा। ओके सर, तो आपने मेरे साथ साथ ये एंट्री समझ ली। वो कह रहे हैं कि ये नोट किया आपने कि जर्नल एंट्री जब हमने एप्लीकेशन मनी की बनाई तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने तब क्रेडिट नहीं किया जबकि हमें इसका अमाउंट रिसीव हो गया था। पहले रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन में, फिर भी हमने नहीं किया। वो कह रहे हमने इसलिए नहीं क्रेडिट किया कपूर साहब क्योंकि उस समय तक शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे। मैंने कहा ये बात मैंने बच्चों को बता दी थी। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिसीव किया जाए अलोंग विद डिफरेंट कॉल्स तो इट इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब भी प्रीमियम होगा हमेशा इसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। एट द टाइम ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री फॉर कॉल्स मेड, इसका मतलब वो कह रहे हैं जब आप कॉल को ड्यू करोगे ना तब आप ये एंट्री पास करोगे। मैंने कहा ये बात भी मैंने बच्चों को बता दी। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पुरानी लर्निंग के साथ अब हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे। और प्रीमियम को कैसे ऐड करेंगे ये बात मैंने आपको बता दी। तो चलिए हम क्वेश्चंस के पास चलते हैं। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, हम वहीं पर चलते हैं और मैं आपके साथ चलता हूं पेज नंबर, और आगे चलना पड़ेगा, यहां पर ये टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ गया तो मेरा आ गया इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसका मतलब जब मैं आपको ये प्रीमियम समझा रहा हूं तो इसका मतलब पार वाला इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये मत कहना कि सर वो वाले क्वेश्चंस भी करवा दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं अभी नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, पहले 11 नहीं देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 each। सर ये तो आपने लास्ट क्लास में रीड करवाया था क्वेश्चन, वेरी गुड। 2000 shares were offered for subscription and out of these 1800 shares were applied and allotted।
अब देखिए हमने 2000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए कि आओ ले लो, लेकिन पब्लिक ने कहा नहीं हम तो केवल 1800 शेयर लेंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। शेयर 10 रुपए का था और ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम ये आपको पे करना है एप्लीकेशन पे, ₹4 आपको पे करने हैं इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम अलॉटमेंट पे, ₹2 आपको पे करने हैं फर्स्ट कॉल पर और ₹3 आपको पे करने हैं फाइनल कॉल पर। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, यानी कोई कॉल इन एरियर्स नहीं है। चलो सर हमें यह संतुष्टि है, कोई कॉल इन एरियर नहीं है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी, जो जरूरत हो वो देना, अननेसेसरी मत देना। एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, वो आपको शुरुआत में कुछ कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो जब भी क्वेश्चन करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले मैं उसका एक छोटा सा अपने पास समरी चार्ट बना लूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एक छोटे से, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे शॉर्ट एंड लैंग्वेज टाइप की होती है कि एक छोटे क्वेश्चन के फैक्ट्स नोट कर ले। सर हमने ऑफर किए थे 2000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किए हैं केवल 1800 शेयर्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर जो शेयर था वो 10 रुपए का था और उस पर एप्लीकेशन, उस पर अलॉटमेंट और उस पर फर्स्ट कॉल और उस पर फाइनल कॉल भी था। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज का था जिसमें ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट 4 रुपए का था जिसमें ₹1 का प्रीमियम इन्वॉल्व है। तो एप्लीकेशन 3 रुपए का है, मतलब ₹2 शेयर के हैं, ₹1 प्रीमियम के लिए है। अलॉटमेंट पे 4 रुपीज हैं जिसमें ₹1 प्रीमियम है, तो इसका मतलब शेयर के 3 रुपए हैं। ये मत पूछना सर ये कहां से आए, भाई ₹1 प्रीमियम में तो माइनस कर दिया ना। फर्स्ट कॉल पे आई थिंक 2 रुपीज था, यस 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे था और 3 रुपीज फाइनल कॉल पे था। तो हमारी सेकंड कॉल फाइनल कॉल है 3 रुपीज, मतलब ये शेयर के 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10 ऐसे हैं और ये प्रीमियम के 1 + 1 2 हैं। इसका मतलब शेयर 10 रुपीज का है, लेकिन हमने 12 रुपीज पर इशू किया। क्वेश्चन कह रहा है एंट्री बना दो। चलिए जी, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, हाँ, लेकिन अगर आप डरेंगे तो दिक्कत ज्यादा होगी, और अगर आप बिल्कुल करेंगे कि हाँ ठीक है सर हम डरते नहीं, हम करेंगे आपके साथ, तो आपकी दिक्कत 1-2 क्लासों में खत्म हो जाएगी। नहीं तो खूब प्रैक्टिस करने के बाद भी एमसीक्यू गलत करोगे और आंसर गलत आएंगे। सर आप हमें चैलेंज कर रहे हो, देखो हम आपको बताते हैं। बताओ पहली एंट्री बताओ। पहली एंट्री तो सर बहुत आसान होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने कहा नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो लिखो। तुमने कहा अरे छोड़ो सर हमें पता है इस एंट्री में नहीं आएगा प्रीमियम। मैंने कहा ठीक है। अच्छा इसमें अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट को लेके भी कंफ्यूजन होगी कि सर एप्लीकेशन में 3 रुपए भी हैं, 2 रुपए भी हैं और 1 रुपया भी है। तो भाई ये 3 रुपए, हमने कहा कि आपको ₹1 प्रीमियम जोड़ के पैसे भेजने हैं 3 रुपए, तो हर एक एप्लीकेशन पे 3 रुपए आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कि सर अब ये बताओ कि 2000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए लूं या 1800 पर 3 रुपीज लूं। देखो बेटे, आपने लोगों को एडवर्टीजमेंट दी कि 2000 शेयर ले लो, 2000 शेयर ले लो, 2000 शेयर ले लो, 2000 शेयर ले लो। अरे उससे क्या हो गया? लेने कितने लोग आए आपके पास? एप्लीकेशन लेके कितने लोग आए? सर 1800। तो जितने लोग एप्लीकेशन लेके आएंगे वो आपको एप्लीकेशन मनी देंगे। ठीक है, तो यानी यहां पर नो कंफ्यूजन, एकदम क्लियर है, मेंटोस एकदम क्लियर है कि 1800 इंटू 3। अब आपका मैथमेटिक्स यहां पर अच्छा होना चाहिए, तो ये होगा 5400। ठीक है, बोलो जितने शेयर अप्लाई होंगे उतने शेयर पर एप्लीकेशन मनी आएगा। शेयर अप्लाई हुए हैं 1800, इसीलिए 1800 इंटू 3। सर दूसरी एंट्री हम बताएंगे। मैंने कहा चलो बताओ। अब सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखूं या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखूं? तो मैं रिजर्व अकाउंट लिख देता हूं, है ना। सर
अब देखिए, आपने जो 1800 शेयर इशू किए हैं उसमें से शेयर का मनी था 2 रुपए, ये शेयर वाला मनी था 2 रुपए, और प्रीमियम वाला मनी था इसमें 1 रुपी। तो यानी कि ये आएगा 1800, ये आएगा 3600, और ये ऐसे आएगा 5400। तो जो एप्लीकेशन मनी आया वो सारा का सारा हमारा कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में बट गया। यहां पर कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं थे, हमने किसी को रिटर्न नहीं किया। बोलो, तो एप्लीकेशन पे अगर प्रीमियम आए तो क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? ये क्रेडिट यहां पे हो जाता है। ठीक है सर, इसके लिए उंगली क्यों कर रहे हो? अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। मैं अलॉटमेंट की एंट्री भूल गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर पहले दूसरी वाली एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, अब भी दूसरी में ही क्रेडिट करेंगे। चुप, बेकार की बात। यहां लिखो चुपचाप, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने जब उनसे पैसे मांगे तो साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे हमने मांग लिए। तो सर ये कितना होगा? अब की बार है 4 रुपए, तो ये हो गया 7200 रुपीज, ये हो गया 5400, और ये हो गया 1800। ओके, और जब भी क्वेश्चन करें इस तरीके से 1000 के बाद कॉमा लगाएं। सर अगली एंट्री बताएंगे। मैंने कहा बताओ। अगली एंट्री में सर हमें एक डाउट है, हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखें या बैंक डेबिट कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखें? मैंने कहा बिना कॉल इन एरियर के काम करेंगे। ठीक है, तो बेटे हम बिना कॉल्स इन एरियर के एंट्री पास कर रहे हैं, और वैसे भी यहां पर कोई कॉल इन एरियर का कंसेप्ट अभी आया भी नहीं है। ठीक है सर, तो हम ये एंट्री पास कर देंगे। तो सर ये अमाउंट आ जाएगा पूरा का पूरा 7200। ठीक, अब हो सकता है आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन कह दे कि मान लीजिए किसी एक पर्सन के पास 100 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, तो घबराना नहीं। तो अभी हमने 1800 इंटू 4 से एंट्री पास की है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि किसी पर्सन ने 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो ये 1700 इंटू 4 से एंट्री पास हो जाएगी। बाकी ये सब बातें धीरे धीरे आएंगी, मैंने इसलिए बता दी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ अचानक से एक एंट्री सामने आए तो घबराना नहीं है। अब सर फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सर यहां पर प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम होता तो मैं यहां पर क्रेडिट कर देता। तो 1800 शेयर्स पर 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, ये हो गया 3600। अब सर फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 3600 और 3600। इसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी सेकंड कॉल की, तो हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब आप कभी ये मत लिख देना कि सिर्फ फाइनल कॉल, नहीं भाई, नंबर भी लगाना पड़ता है, और जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ एंड फाइनल लगाना पड़ता है। और ये हमारी जो कॉल थी ये 3 रुपीज की थी, तो 1800 इंटू 3 5400। और फिर हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5400 और 5400। नाउ क्वेश्चन कह रहा था कि जर्नल एंट्रीज बनाइए। ठीक है सर, यही जर्नल एंट्रीज बनेगी, हमने बना दी। और क्या था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर साथ में एक रिक्वायरमेंट और थी कि कपूर साहब बैलेंस शीट भी आपको बनानी है, तो बैलेंस शीट की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें याद है लास्ट क्लास में बैलेंस शीट बताई थी? तुम उतनी तो बना सकते हो। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट आएगा कि हाँ,
हमें जो है उसके अंदर रिजर्व को शो करना है, बाकी तो सब पुराना ही है। तो बेटे हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे नोट्स नंबर और यहां करंट ईयर की फिगर्स आएंगी। लास्ट ईयर की फिगर्स ना हमारे पास अवेलेबल होती हैं और ना हम उस पर मेंशन करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें लिखेंगे आप शेयर होल्डर्स फंड्स और इसमें आप लिखेंगे शेयर कैपिटल और दूसरा आप लिखेंगे इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। अब की बार रिजर्व एंड सरप्लस की नई बात बतानी है, इसके लिए डिटेल बनाएंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। फिर आप नीचे लिखेंगे नोट्स, नोट्स में नंबर 1 शेयर कैपिटल। जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर कहा गया था क्वेश्चन के अंदर यह कहा गया था कि भारत लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल थी ₹2 लाख। तो यहां लिखेंगे हम 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख, और यहां डबल लाइन लगा देनी है। फिर आप लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आप लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूं, आपने पूरा का पूरा अमाउंट लिखना है 20,000, और इस पे आप डबल लाइन लगा देंगे। फिर आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो आप मुझे बताइए सबसे पहली बात, क्या आपने जो शेयर इशू किए थे वो फुली कॉल्ड अप करवा लिए, सारा पैसा मंगवा लिया, कुछ पेंडिंग है? सर सारा मंगवा लिया। तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं था जिसके पैसे अभी पेंडिंग हो, सबके पैसे आ गए हैं? यस। तो आप यहां लिखेंगे 1800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। और ये 18,000 जो है यहां पर आप लिख देंगे, यानी हमारा ये जो अमाउंट आता है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो भी अमाउंट होता है वो टोटल में आता है, ऊपर की डबल लाइन वाला टोटल में नहीं आता। नोट नंबर 2 आप बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। जब आप रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे तो फिर आप वहां पर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपको मिला था ₹1 एप्लीकेशन पे, ₹1 अलॉटमेंट पे, तो ₹2 हो गया, और ये ₹2 हो गया तो 1800 इंटू 2 3600 हो गया। तो 3600 का रिजर्व का अमाउंट डालिए और फिर उसको यहां पे लिख दीजिए। और ये बैलेंस शीट का एक पार्ट है, इसलिए इसको लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, और इसको आपको टोटल करके मिलाने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ देंगे। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाया, और फिर वहां पर जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं प्रीमियम वाली, वो आपको 3-4 क्वेश्चन जहां जितने भी दिए हुए हैं वो आपको ट्राई करने हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और एक और इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस की चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।